नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार बिहार दरोगा मामले में कोर्ट जाने से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों को लेके फेसबुक पे लाइव हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे थे कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कोरोना जब से फैला है भारत में और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए और अभी कर भी नहीं पाएंगे। और आंदोलन करना भी अभी मानवता के विरुद्ध होगा, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं पटना में ही 2-3 दिन के अंदर इतना कोरोना पॉजिटिव फैल गया कि लॉकडाउन लगाना पड़ा है 7 दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानवता के विरुद्ध होगा। और हम लोग कोई भी काम मानवता के विरुद्ध नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट जाने का फैसला लिया कि पटना हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे और माननीय उच्च न्यायालय से ही न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। लेकिन जब से हम आंदोलन शुरू किए थे 26 दिसंबर 2019 से, तो 8-9 लोग थे जो अपना मोबाइल देने के लिए तैयार थे, जिनके मोबाइल में आंसर एग्ज़ाम से पहले आया था। किन्हीं के मोबाइल में 1:15, किन्हीं के मोबाइल में 1:26, 1:42, 1:47 सेकेंड सिटिंग का आंसर आया हुआ था। और आंदोलन के समय उन्होंने मुझे मोबाइल भी दिखाया था और उसी आधार पे हमने आंदोलन शुरू किया था। मैंने खुद देखा था मोबाइल में, उसके बाद ही आंदोलन शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दिए या हवा में तीर चला दिए या अंदाजे से आंदोलन कर रहे थे। मैंने खुद मोबाइल में देखा था, उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ और उसी का स्क्रीनशॉट था। उन्हीं लोगों के मोबाइल से जो आया था, उन्हीं लोगों ने दिया था, उसी स्क्रीनशॉट को हम लोग बार बार दिखा रहे थे और मोबाइल भी वो लोग देने के लिए तैयार थे। लेकिन अब जब कोर्ट जाने की बात आई, और कोर्ट में तो आप जानते हैं कि स्क्रीनशॉट पे हम कोर्ट में नहीं लड़ सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट पे ही कोर्ट जाना होगा तो ये समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी होगी। और किसी को मैं गुमराह नहीं करना चाहता, या न पैसे का बर्बादी चाहता हूँ व न ही छात्रों को गुमराह करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि अभी जब से कोर्ट जाने की बात हुई और हम लोगों ने कोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, वकील लोग से बात भी कर लिया, सारा चीज़ ठीक हो चुका था और पिटिशनर बनने का काम भी चल रहा था। तो सबसे पहले तो पिटिशनर बनने के लिए भी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। पता नहीं उन लोग को डर लग रहा है या क्या हो रहा है। अभी तक मात्र 42 लोग ही पिटिशनर बनने के लिए तैयार हुए हैं। और उसके बाद जो लोग मोबाइल देने के लिए तैयार थे, वो भी जब कोर्ट जाने की बात आई तो मोबाइल देने से पीछे हट गए। कोई बोल रहे हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कोई बोल रहे हैं मेरे मोबाइल में फॉर्मेट मारा गया, तो कोई बोल रहे हैं मेरा मोबाइल डूब गया पानी में, तो ये हो गया वो हो गया। मन 10 तरह का बहाना बना रहे हैं। अब किसी से ज़बरदस्ती तो हम लोग छीन नहीं सकते हैं मोबाइल, लेकिन ये जो आप लोग कायरता वाला काम दिखा रहे हैं, कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, तो आप उसी समय बोलते कि हम मोबाइल नहीं देंगे, आपके भरोसे हम नहीं रहते। लेकिन आज जो कायरता वाली बात आप कर रहे हैं कि मोबाइल खो गया, तो मोबाइल चोरी हो गया, तो पानी में गिर गया, तो फॉर्मेट मार दिए, तो ये करके आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप। ये लड़ाई किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के तमाम युवाओं की है। और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह की बात हो रही, पर्चा लीक हो रहा है और उससे हम लोग आज़ादी चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की कायरता की वजह से हम लोग अभी तक कोर्ट में केस नहीं किए, रुके हुए थे। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कल तक मोबाइल देने के लिए बोले था। बार बार फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार मेरे ही खिलाफ यही लोग कमेंट कर रहे थे कि दिलीप को नेता बनना है, इसलिए कोर्ट नहीं जा रहा है। लेकिन अब जब कोर्ट जाने के लिए तैयार हुए तो यही लोग मोबाइल देने से पीछे हट गया। और उसी में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिलीप आप पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहा है। तो भाई कोई एक चीज़ पे आप फोकस करो ना, कि मैं नेता बनने के लिए कोर्ट नहीं जा रहा हूँ या पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहा हूँ। दोनों में से कोई एक ही बात सच होगा ना। जब कोर्ट नहीं जा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि नेता बनना है इसलिए कोर्ट नहीं जा रहा। जब कोर्ट जा रहे हैं तो बोल रहे हैं पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहा है। आप मोबाइल भी नहीं दे रहे हो और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में 2 महीना से हल्ला मचाया हुआ था यही लोग। और व्हाट्सएप ग्रुप में तो इतना मेरे अगेंस्ट में कमेंट कर रहा था, इतना आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी कि मैं बर्दाश्त करके था, मैं फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करता था। और ये लोग मोबाइल देने के लिए अब तैयार नहीं है, मोबाइल नंबर तक देने के लिए तैयार नहीं है जिस नंबर से आंसर वायरल हुआ, आंसर आया था। कम से कम हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं बिहार में जिनके मोबाइल पे आंसर आया था एग्जाम से पहले, लेकिन वो लोग अब देने से पीछे हट रहे हैं। जो लोग 8-9 लोग बोले थे कि हम देंगे, केस कीजिए, शुरू से, आज से नहीं, 26 दिसंबर से वो लोग बोल रहे थे। लेकिन अब जब हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हुए तो वो लोग पीछे हट जा रहे हैं, बहानाबाजी कर रहे हैं। कभी बोल रहे थे कि हम लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे घर आ जाइए, हम दे देंगे।
जब हम उनके घर जाने के लिए भी तैयार हो गए, कोई मधुबनी का है, कोई सासाराम का है, कोई नवादा का है, कोई बख्तियारपुर का है, तो जब हम उनके घर भी जाके लेने के लिए तैयार हुए तो वो लोग पीछे हट गए, बोलते कि मेरा मोबाइल तो खो गया, मेरा मोबाइल तो पानी में गिर गया, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया। तो ये आप कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं, या तो फिर आप शिक्षा माफियाओं से मिल गए होइएगा, पैसा ले लिए होइएगा, इस वजह से आप नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप कायरतापूर्ण काम कर रहे हैं। ये दो ही बात हो सकती है, क्योंकि मैंने तो खुद आपके मोबाइल में देखा था, उसके बाद ही हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। लेकिन इतना होने के बाद एक राहुल जी हैं, राहुल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने मोबाइल देने का काम किया, नंबर देने का काम किया है। वो राहुल जी 7 जनवरी को भी जब हम लोग आयोग गए थे तो राहुल जी हमारे साथ गए थे, और वहां भी उन्होंने बड़ी ही निडरता के साथ अपना मोबाइल दिया था आयोग के ओएसडी को, अशोक कुमार प्रसाद जो हैं। उस समय उन्होंने अपना मोबाइल भी दिया था, नंबर भी दिया था जिस नंबर से आया था, और ओएसडी महोदय ने मोबाइल नहीं लिया था, कहा था कि बाद में आपको बुलाएंगे जब जांच होगा तो, लेकिन आज तक नहीं बुलाया गया। तो हम धन्यवाद देते हैं राहुल जी का, जो कल मुजफ्फरपुर जाके हम उनसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मजबूरी है कि हम पटना नहीं आ सकते हैं, तो मैंने कहा कि मैं खुद मुजफ्फरपुर आ जाता हूं। मैं कल शाम को 7 बजे मुजफ्फरपुर गया हूं और उनसे लिया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का, जो डरे नहीं, और मुजफ्फरपुर में जब हम गए तो उन्होंने अपना जो भी प्रूफ है मोबाइल और मोबाइल नंबर देने का काम किया है, और इस आधार पे हम लोग अब कोर्ट जाएंगे। इसी वजह से हम थोड़ा रुके हुए थे कि एक भी मोबाइल मिल जाए। मोबाइल नंबर तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम भरोसा कैसे कर लें। कोई झूठो तो दे सकता है, किसी से दुश्मनी होगा नंबर दे देगा, तो ऐसा काम हम लोग थोड़े करेंगे। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं कि हाँ आपके मोबाइल में आया हुआ है, तब तक मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने दिखाया था वो लोग तो पीछे हट रहे हैं। तो राहुल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि कल उन्होंने जिस तरह से 7 जनवरी को साथ दिया था आयोग जाके, उसी तरह से कल भी उन्होंने साथ दिया है, और पीछे नहीं हटे, डरे नहीं। इसी तरह मैं और भी लोगों से अपील करता हूं जो बिहार के अभी अलग अलग जिलों में होंगे, अपने घरों में होंगे, अगर आपके पास 26 दिसंबर को एग्जाम से पहले या 25 दिसंबर को भी आया हो, मेरा कहना है कि एग्जाम शुरू होने से पहले अगर आपके पास आंसर आया हो बिहार दरोगा का या प्रश्न पत्र आया हो, तो आप हमें बताइए। आप हमें बताइए, कॉल कीजिए, आप जहां बोलेंगे हम वहीं आके ले लेंगे, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। और आपको जितना का भी आपका मोबाइल होगा, जो भी मोबाइल होगा, सेम मोबाइल आपको खरीद के दिया जाएगा, और आपका नाम भी कहीं नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे कि नाम नहीं आना चाहिए मेरा, तो आपका कहीं नाम नहीं आएगा। राहुल जी बोले कि आप मेरा नाम कहीं भी बोलिए, मुझे डर नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। अगर आप कहेंगे कि आपका नाम कहीं नहीं आना चाहिए, तो आपका नाम कहीं नहीं आएगा। आप डरिए मत, आप जो भी मोबाइल दीजिएगा उनके साथ पूरे बिहार का स्टूडेंट खड़ा है, आप अकेले नहीं हैं। आप डर क्यों रहे हैं? जो शुरुआत में आंसर या क्वेश्चन भेजा होगा, जो शिक्षा माफिया सेटर शुरुआत किया होगा क्वेश्चन भेजने का, वो पकड़ा जाएगा। उस तक पहुंचने के लिए ये नंबर चाहिए कि आपके पास आया हो, जिनके पास भी आया हो। जो नंबर देंगे उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये डराया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि आप नंबर दीजिएगा या मोबाइल दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप तो जांच में सहयोग कीजिएगा, आप कोर्ट में दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा कि हाँ आपके मोबाइल पे किस नंबर से आंसर आया है, या आप मोबाइल दे दीजिए, तो ये तो आप सहयोग कीजिएगा, तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी। जो शुरुआत में भेजा होगा, जहां से ये शुरू हुआ होगा, वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा। जिन्होंने पैसा लेके क्वेश्चन आंसर वायरल किया होगा, दूसरे को भेजा होगा, अपने आदमियों को भेजा होगा, जो पैसा दिया होगा उसको भेजा होगा, वो लोग पकड़े जाएंगे। आपको तो फ्री में मिला होगा, हम जानते नहीं है, आपको तो फ्री में ऐसे वायरल हुआ तो आ गया, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमें मोबाइल दीजिए, आप सिर्फ हमें मोबाइल दीजिए, वो नंबर बताइए जिस नंबर से आपके मोबाइल पे आंसर आया था। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कभी ना कोर्ट भी आपको नहीं जाने की जरूरत है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो सारा मेरा रिस्क होगा, मेरे ऊपर होगा, मैं उसको लेके केस लड़ूंगा। आप पे कोई आपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं होगा आपको, यहां तक कि आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप वो नंबर दीजिए जिस नंबर से आपके मोबाइल पे आंसर आया, या अगर आपके पास मोबाइल है तो वो मोबाइल ही दे दीजिए हमें। आप अपना सिम निकाल लीजिए, आपका जो भी उसमें है सब डाटा ले लीजिए, बस वो मोबाइल हमें दे दीजिए। और वो सिर्फ रहना चाहिए कि 26 दिसंबर को या उससे पहले आया हुआ आंसर है, वो शो होना चाहिए, सिर्फ वो दिखना चाहिए आपके मोबाइल में, बस हमें वो चाहिए। बाकी आपको जितना भी मोबाइल होगा, वो मोबाइल आपको खरीद के हम दे देंगे, उतना का मोबाइल आपको दे देंगे। आप चाहेंगे तो उससे ज्यादा का भी अच्छा मोबाइल हम दे देंगे, लेकिन प्लीज आप हमें वो मोबाइल दीजिए, जिनके पास भी हो वो दीजिए,
ताकि हम इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। हम कोर्ट जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट किसी एक आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहे हैं, नहीं, हम यहाँ पे नीतीश सरकार से लड़ने जा रहे हैं कोर्ट। आप देख लीजिएगा, कोई भी अगर केस होता है आप उठा के देख लीजिए तो उसमें लिखा ही जाता है, स्टूडेंट्स का नाम रहता है वर्सेज बिहार सरकार, लिखा ही रहता है। आयोग बाद में आएगा लेकिन पहले बिहार सरकार। तो हम उस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में सेटिंग करवा रहे हैं नीतीश जी, उसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। इसमें बड़ा बड़ा शिक्षा माफिया शामिल है। तो वहां पे अगर हम मजबूती से, अगर कोर्ट में मजबूती से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रूफ प्रस्तुत नहीं करेंगे तो केस नहीं जीत पाएंगे। झूठे समय बर्बाद करने से, पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और हम स्टूडेंट्स को कभी गुमराह ना किए हैं ना आगे करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मोबाइल हो, जैसे हमारे पास अभी एक है, हमारे पास अभी एक नंबर है जिस नंबर से आया एक मोबाइल है, और 3-4 नंबर और है जिससे कि आया, लेकिन वो नंबर हम अपनी आंखों से नहीं देखे हैं। सिर्फ एक नंबर मोबाइल नंबर है जो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं जिससे आंसर आया, और एक मोबाइल है। लेकिन हम चाहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो, 5-6, कम से कम 5-6 मोबाइल चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ताकि कोर्ट में हम मजबूती से लड़े और वहां जज भी हम लोग की बातों को खारिज ना कर सके। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचे कि हम लोग की बात को ना माने। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसी इतनी मजबूती के साथ हम कोर्ट में अपना पक्ष रखे कि जज भी उसको खारिज ना कर सके, कोई रास्ता ही नहीं बचे कि आयोग उसका जवाब दे पाए। लेकिन अगर हम नहीं दे पाते हैं तो फिर वहां पे होगा लंबा, तारीख पे तारीख चलेगा, तारीख पे तारीख चलेगा, लंबा खिंचाएगा, पैसा जाएगा, टाइम जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से हम बार बार पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे थे, आज भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सभी दरोगा आंदोलनकारी छात्र एकजुट हैं। कोई अलग अलग केस भी नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं अलग अलग केस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक केस हो रहा है, एक जगह हो रहा है। हम जितने भी आंदोलनकारी छात्र थे हमने सभी को एकजुट कर लिया है। जो थोड़ा बहुत मतभेद था उसको भी सुलझा दिया है, और सभी लोग अभी एकजुट हैं, और एकजुट होकर हम कोर्ट में लड़ेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कोर्ट में कि आप वो मोबाइल दीजिए जिस मोबाइल में आया हुआ है आंसर, वो नंबर दीजिए जिस नंबर से आया है। मान लीजिए किन्हीं के मोबाइल में डिलीट भी हो गया हो, फॉर्मेट बना गया हो, या किसी वजह से डिलीट हो गया, आप हमें बताइए ना, आप हमें फोन कीजिए, आप हमें बताइए, आप हमें बता के वो नंबर बताइए जिस नंबर से आंसर आया है। आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको कोई कुछ भी किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इतना भरोसा रखिए, पूरे बिहार का स्टूडेंट आपके साथ है, ऐसा थोड़े कि आप अकेले हैं। और चूंकि हम बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, हम ये पहले भी बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि हम चूंकि बिहार सरकार से लड़ रहे हैं, चूंकि किसी भी आयोग के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़िएगा, केस कीजिएगा तो सीधा बिहार सरकार से हो जाती है। अगर सेंट्रल में लड़िएगा, जो सेंट्रल एजेंसी होगी, नियुक्ति भर्ती आयोग होगा, तो वहां पे आप उस भर्ती आयोग से नहीं, भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम, चूंकि ये बिहार का भर्ती आयोग है, तो हम सिर्फ बीपीएससी नहीं बल्कि नीतीश सरकार से भी लड़ने जा रहे हैं कोर्ट में। और ये नीतीश सरकार तानाशाही सरकार है जो कोर्ट में भी अपने तरीका से अपना दांव पेच लगाने का पूरा कोशिश करती है, और बहुत बार कामयाब भी हुई है। तो इसीलिए हम लोग को सारे बातों को ध्यान में रख के चलना है कि कोर्ट में भी ये लोग क्या क्या करते हैं वो हमको पता है, जिसे हम सार्वजनिक नहीं बोल सकते हैं। ये नीतीश सरकार कोर्ट में भी क्या क्या करती है ये हमको सारा चीज पता है, और इसीलिए हम कोर्ट जल्दबाजी में नहीं जा रहे हैं जब तक हम अपना पक्ष पूरी तरह से मजबूत नहीं कर लेंगे। क्योंकि कोर्ट में ये लोग बहुत तरह से अपना दांव पे चलते हैं, हर हथियार, हर हथकंडा अपनाते हैं कि किसी भी तरह कोर्ट में भी केस जीत जाए। और देखिए उसका पहला हथकंडा यही था कि जो मोबाइल देना चाहता है उसको भी मोबाइल देने से किसी तरह मना कर दो, डरा धमका के। और शिक्षा माफियाओं को लगा दिया गया और उन लोगों को डरा दिया गया, जो लोग मोबाइल देने वाले थे उन लोगों को डरा धमका दिया गया, वो लोग मोबाइल देने से पीछे हट गए। मेरे पास एक शिक्षा माफिया भी मिलने आया था, मैं समझ गया था उसकी एक्टिविटी से, मुझे लग गया कि ये सेटर है, और मुझे बोलने आता है कि मैं आपको मोबाइल देना चाह रहा हूं, मैं आपको 30,000 रुपया भी दे रहा हूं केस लड़ने के लिए, आप लड़िए। लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम वो खुद बोलता है कि ये लोग इन्वॉल्व है, क्या आप इनसे लड़ पाइएगा? ये लोग मर्डर तक करवा देता है, जो इस तरह से आगे जो लड़ने आता है उसका मर्डर तक करवा देता है। बिहार बीएमपी जो पटना में शायद 5 है या जो है, मुझे ठीक से याद नहीं है, पटना में जो बीएमपी है उसके किसी पुलिस का नाम बताया, वहां के एक पुलिस का नाम बताया, मुझे नाम भी याद है, मैं नहीं बता रहा हूं, क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, कि वो भी सेटिंग का काम करता है और वो बहुत बड़ा दलाल है, सेटर है, जो बहुत लोगों को मरवा चुका है, जान से मरवा दिया है। इतना मुझे मैंने डरा रहा था वो मुझे
जो आपको तो हम 30,000 रुपया भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, लेकिन आप पीछे नहीं ना हटिएगा, आप लड़िएगा ना। जो ये लोग जान भी मरवा देगा आपका। लेकिन हम कहा कि नहीं, हमको कोई डर नहीं, हम लड़ेंगे, आप दीजिए मोबाइल। तो जब मोबाइल उसका देख रहे थे, हमको बिहार पुलिस का क्वेश्चन दिखा रहा। तो हम बोले कि भाई आप तो बिहार दरोगा का क्वेश्चन बोल रहे थे। तो नहीं, जो वो घर पे ही मोबाइल है जो मैं ला के दे रहा हूँ, और अपने आप को बोलता है कि मैं पुलिस लाइन में पटना में रहता हूँ। और वो आज तक फिर नहीं आया। बार बार हम फोन करते रह गए और बहानेबाजी करते रह गया कि हाँ कल दे रहे हैं मोबाइल, कल दे रहे हैं मोबाइल, कल दे रहे हैं मोबाइल, आज तक फिर नहीं दिया। अब मेरा नंबर ही रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। तो वो सिर्फ पता करने आया था कि मैं डरने वाला हूं या नहीं, मैं कोर्ट जा रहा हूं या नहीं, अगर जा रहा हूं तो किस तरह लड़ूंगा। तो उसको लग गया कि हम डरने वाले नहीं है, तो अब मेरा फोन भी वो रिसीव नहीं करता। इस तरह का दलाल सब आता है, हमसे संपर्क करता है। उसके बाद भी हम लड़ रहे हैं, न डर रहे हैं। इतना डराने की कोशिश की जा रही है, फिर भी हम लोग नहीं डर रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए। तो आप लोग फिर पीछे हट रहे हैं। आप लोग का तो हम नाम भी नहीं लेंगे, कौन मोबाइल दीजिएगा उसका भी नाम नहीं कहीं आएगा कि किस आदमी ने मोबाइल दिया। वो तो सिर्फ कोर्ट में दिखाया जाएगा। उसके बाद जांच टीम बैठेगी, उसमें जांच होगा। वो साइबर क्राइम में आता है, ये सब साइबर सेल का काम होगा, वो जांच करेगा। उसमें आपको तो जाना भी नहीं है, सिर्फ आप हमें मोबाइल दीजिए, वो मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आया है। अगर मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए नंबर सेव हो या जो भी हो, अभी नहीं देना चाहते, अगर मोबाइल है तो मोबाइल दे दीजिए। आपको तुम बार बार बोले कि मोबाइल खरीद के आपको दे रहे हैं, भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा क्राइम करके लोग रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता। आप तो सहयोग कर रहे हैं, आप बिहार सरकार का सहयोग कीजिएगा। आप तो आयोग खुद नंबर मांगा था ना, आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार जी ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मीडिया के थ्रू वो नंबर मांगा, मोबाइल नंबर, कि जिस नंबर से आंसर आया वो नंबर दीजिए। तो हम लोग तो जाके 19 तारीख को भी गए थे, वो लोग नहीं मिले, लेकिन हम लोग दे रहे हैं। तो ये तो आयोग खुद मांगा था, तो हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग पे क्या कार्रवाई होगी? ये जो कोई आपको डरा रहा है कि आप नंबर दीजिएगा या मोबाइल दीजिएगा तो आप पे कार्रवाई होगी, तो वो सबसे डरिए मत। वो सिर्फ इसका मतलब है, जो इस तरह का बात आपको कर रहा है वो शिक्षा माफिया होगा। वो पैसा मिला होगा उसको, या क्वेश्चन आउट कराया होगा, या उसको खुद क्वेश्चन मिला होगा। वो चाहता होगा कि जांच ना हो, नहीं तो फिर वो पकड़ा जाएगा। इसी डर से वो लोग आपको बरगला रहा होगा, डरा रहा होगा। तो आप लोग डरिए नहीं, क्योंकि अगर आज आप डर गए, अगर मोबाइल नहीं दिए तो कोर्ट में हम तो लड़ेंगे ही, क्योंकि अब हमारे पास एक साक्ष्य मिल चुका है। तो अब तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम 5-6 मोबाइल और आ जाए, नंबर आ जाए, ताकि कोर्ट में मजबूती से और लड़े, और कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन ही ना बचे कि हम लोग की बात को ना माने। तो इसीलिए प्लीज डरिए नहीं। अगर आप डरते हैं, हम जब आने के लिए तैयार है, आप जहां बोलिएगा, हम जिस जिला में बोलिएगा, हम आप ही के जिला में आ जाएंगे। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन है, चाहे कोरोना का जो ये चल रहा है, उस डर से अगर आप नहीं आना चाहते मत आइए। आप बोलिए ना, हम आ जाएंगे आपके पास। हम कल भी मुजफ्फरपुर शाम को गए ना, उसी तरह हम आ जाएंगे। जहां आप बोलिएगा हम वहीं आके ले लेंगे आपसे। तो प्लीज आप लोग डरिए नहीं। और एक और बात मैं ये बता दे रहा हूं कि मैं कोई किसी आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, मैं सरकार का आदमी नहीं हूं कि मैं फैसला दे दूंगा, डिसीजन दे दूंगा। मैं सिर्फ लड़ाई लड़ रहा हूं, मुद्दे को उठा रहा हूं। जो गलती हुई है, जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, और उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और फैसला देना जज साहब का काम है। जब हम कोर्ट जाएंगे तो फैसला जज देंगे। इससे पहले आयोग के पास गए तो आयोग का काम था कि वो जांच बिठाते, लेकिन नहीं बिठाए। सरकार के पास गए तो नीतीश जी का काम था कि वो जांच बिठाते, लेकिन नहीं बिठाए। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आवाज उठा रहे हैं। आप लोग के सहयोग से, वो भी अकेला नहीं, आप लोग के सहयोग से हम आवाज उठा रहे हैं और कोर्ट भी जा रहे हैं। तो आप लोग के सहयोग से ही लड़ाई लड़ेंगे, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये सोच लीजिए कि अगर ये लड़ाई अधूरी रह गई, बीच में ही ये लड़ाई खत्म हो गई, तो आगे से आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। और ये धांधली जो है अभी जितना हुआ है उससे ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा धांधली होगा, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आउट होगा, अंदर से सेटिंग होगा। तो इसीलिए आप लोग अभी हमारा सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके मोबाइल में है प्लीज दीजिए ना मोबाइल। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं ना। पूरा बिहार का लड़का देख रहा है, पूरा बिहार का स्टूडेंट देख रहा है जो हम फेसबुक लाइव है, कि हम ये बोल रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा थोड़े कि हम चोरी चुपके आपको आप फोन करके बोल रहे हैं कि आप दे दीजिए मोबाइल, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब हम मेरे ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया आयोग, तो उसको तो हिम्मत नहीं है आयोग को कि मेरे ऊपर FIR कर दे। तो आप पे क्या कार्रवाई होगी? इसलिए डरिए नहीं, और हमें मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल दीजिए जिसमें आया हुआ है। हमारे पास एक प्रूफ आ चुका है, जो कल हम मुजफ्फरपुर जाके राहुल जी से लिए थे। तो हमारे लिए लड़ने के लिए हो चुका है। अब
हमारे लिए लड़ने के लिए हो चुका है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास मोबाइल हो, मोबाइल नंबर हो जिससे आंसर आया था। और इसमें आप सभी को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे मोबाइल में आया रहता तो मुझे तो किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ऐसा है नहीं। जिनके पास भी आया है प्लीज़ आप लोग बिना डरे हुए दीजिए, आपको मोबाइल का पैसा दे दिया जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी लोग मोबाइल देंगे उनको मोबाइल का पैसा दे दिया जाएगा, उनका नाम कहीं भी नहीं आएगा। बस कोर्ट में हम लोग को वो सबूत पेश करना है कि हाँ इस मोबाइल में वो सबूत है, बस इतना हम लोग को चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए, क्योंकि कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे तो वहाँ संख्या बल भी दिखना चाहिए, संख्या बल भी दिखना चाहिए। नहीं तो अगर 40-45 लोग रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जज को भी लगेगा कि ये लोग ऐसे हर एग्जाम में चल आता है, हर एग्जाम में कोई फेल कर गया तो चलाए नहीं। कम से कम संख्या बल भी 100-200 रहना चाहिए, कम से कम 200 लोग भी हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। पैसा भी 200-200 रुपया भी दीजिएगा तो बहुत हो जाएगा 200 लोग। लेकिन यहाँ लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं या क्या हो रहा है, तो आप लोग प्लीज डरिए नहीं, आप लोग डरिए नहीं और वो मोबाइल दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आंसर वायरल हुआ। और वो 22 दिसंबर का, सॉरी हो सकता है मैं पहले 26 दिसंबर बोल दिया हूँ, और जो भी लगता है मैंने 26 दिसंबर बोल दिया। 26 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था, हो सकता है मुझे लगता है थोड़ी देर पहले मैंने 26 दिसंबर बोल दिया, तो नहीं 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी, 22 दिसंबर को जो दरोगा की एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम से पहले जो भी आंसर आया है वो चाहिए मुझे, वो डेट और समय के साथ शो दिखना चाहिए। 22 दिसंबर को एग्जाम से पहले। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, लगता है मैंने 26 दिसंबर बोल दिया है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 26 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया था बिहार दरोगा में जो धांधली हुई उसके खिलाफ, और 26 दिसंबर से जो आंदोलन हुआ वो लगातार जारी है। तो हो सकता है मैंने ये बोल दिया हो गलती से, स्लिप ऑफ टंग, उसके लिए माफी चाहूंगा। 26 दिसंबर को आंदोलन किए थे और 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुई थी बिहार दरोगा की। तो 22 दिसंबर 2019 के डेट में एग्जाम से पहले या 22 दिसंबर से पहले अगर आया है आंसर या क्वेश्चन, तो वो मोबाइल चाहिए मुझे, वो नंबर चाहिए जिस नंबर से आया है। बस इतना आप लोग सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग पिटिशनर बनिए। मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है पैसे का, तो आप हमें बताइए, फोन करके आप हमें बताइए। मान लीजिए बहुत लोग पिटिशनर बनना चाह रहे हैं लेकिन वो 2000 रुपया नहीं दे सकते हैं या 1000 नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप हमें फोन कीजिए कि हम पिटिशनर बनना चाहते हैं लेकिन हम इतना पैसा अभी नहीं दे सकते हैं, आप बाद में भी पैसा दे दीजिएगा, या फिर अगर देने में सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग उस पर सोचेंगे। लेकिन कम से कम आप पिटिशनर बनिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पिटिशनर नहीं बनना चाहते हैं लेकिन पैसा से हेल्प कर रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो पिटिशनर बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उसी में हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप कम से कम पिटिशनर बनने के लिए तैयार तो होइए, पैसा की बात बाद में होगी, पैसा की बात बाद की है, पहले आप पिटिशनर बनने के लिए तैयार होइए। और 9708201415 पे हमें अपना डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का अच्छा से फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, या कॉल करके हमसे बात कीजिए। और डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरिए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो खुद सरकार का सहयोग कर रहे हैं। सरकार, नीतीश सरकार बोलती है ना, और नीतीश जी भी हर सभा सम्मेलन, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पे हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो हम लोग तो और सहयोग कर रहे हैं नीतीश जी को कि जीरो टॉलरेंस है, तो ठीक है हम लोग प्रूफ दे रहे हैं, आप इस पे कार्रवाई कीजिए। हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग भी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के लिए लड़ रहे हैं, और जो धांधली हो रही है हर एग्जाम में, तो उससे आज़ादी चाहते हैं हम लोग। पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं कि किसी एक एग्जाम के लिए नहीं हो रहा है, ये मत देखिए कि सिर्फ बिहार दरोगा के लिए किया जा रहा है। बिहार दरोगा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर हर एग्जाम पे पड़ेगा। बिहार पुलिस, एसटीईटी, मैट्रिक, इंटर, बीपीएससी सब पे पड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षा माफिया जब तक नहीं पकड़ा जाएगा जो हर एग्जाम में सेटिंग कराता है, क्वेश्चन आउट करा देता है, तो फिर तो वो रुकेगा ही नहीं। आप बिहार दरोगा के लिए कर देते, बिहार पुलिस के लिए कर देते, ऐसे कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक वो शिक्षा माफिया नहीं पकड़ा जाएगा, जैसे स्टेट का देखिए एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ उसका, कोई आदमी तो नहीं पकड़ा गया। जिसने भी क्वेश्चन आउट कराया या जो सेटिंग कराता था, तो कोई शिक्षा माफिया क्यों नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं पकड़ा गया। तो वैसा हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जांच हो,
और वो सारे शिक्षा माफिया पकड़े जाए जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आउट कराते हैं, अंदर से सेटिंग कराते हैं, तो वो पकड़ा जाए। और इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर हम लोग कब का छोड़ दिए होते। सिर्फ दरोगा का ही रहता ना मामला, तो कब का हम लोग छोड़ दिए रहते। लेकिन मामला दरोगा से नहीं है, मामला बिहार के हर एग्जाम से जुड़ा हुआ है, हर प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। और सिर्फ इसमें जांच हो जाती है बिहार दरोगा में, तो हर एग्जाम में धांधली रुकेगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनने के लिए तैयार होइए और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड का अच्छा से फोटो खींच के आप पहले हमें व्हाट्सअप कीजिए, ताकि हमें वो संख्या बल मिले जो पिटिशनर बनने के लिए तैयार है। उसके बाद हम आपसे और चीज़ के लिए, जैसे सिग्नेचर करना है वकालतनामा पे, उस सब के लिए हम संपर्क खुद कर लेंगे। पहले आप व्हाट्सएप पे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का फोटो भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708201415। इस पर आप हमें कॉल भी करके बता सकते हैं, या कोई भी सूचना आपको देनी हो बिहार दरोगा से संबंधित, कोई भी आपके पास प्रूफ है तो हमें इसी नंबर पे कॉल करके हमें बताइए। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और हम लोग कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे। और जब तक आप लोग नहीं देंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ, तो कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे तो जरूर। अब चूंकि हमारे पास एक प्रूफ मिल चुका तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि 5-6 मोबाइल आ जाए, 5-6 नंबर आ जाए, ताकि हम मजबूती से लड़ें। और हजारों स्टूडेंट्स के पास ऐसा है, हम जानते हैं, मैंने खुद देखा है बहुत सारे स्टूडेंट के पास, लेकिन वो अब देना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा डरिए नहीं और इस शिक्षा माफियाओं के बहकावे में मत आइए। वही लोग डरा रहे हैं सबको फ़ोन कर करके कि आप दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। इस सबसे डरिए मत, आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम बार बार आपसे बोल रहे हैं ना कि बिहार का सारा स्टूडेंट्स आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपका तो नाम भी कहीं नहीं आएगा, मैं अपने रिस्क पे लूँगा ना, मोबाइल मैं अपना रिस्क पे लूँगा और मैं कोर्ट में पेश करूँगा। इसमें आपका कहीं भी नाम का जिक्र नहीं होगा। रोशन सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग के पास अपनों ने आंसर भेजा था, लोग अपनों को फंसाने से बचा रहे हैं। बात सही है, बात सही है। चूंकि लोगों को लगता है कि भाई मेरे ही फ्रेंड ने भेजा है, मेरे ही रिलेटिव ने भेजा है, तो अगर उनका हम नंबर देंगे तो वो फंस जाएंगे, आपसी दुश्मनी हो जाएगी। तो इसमें दुश्मनी वाली बात नहीं है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास मेरे फ्रेंड ने भेजा, मैं वो नंबर दूंगा, मैं अपना मोबाइल दूंगा कोर्ट में, तो मेरा फ्रेंड नहीं फंसेगा। वो जांच होगा कि मेरे फ्रेंड ने भेजा मुझे, तो मेरे फ्रेंड को किसने भेजा, फिर मेरे फ्रेंड को जिसने भेजा उसको किसने भेजा। मतलब ये शुरुआत का लिंक पकड़ना है कि कहां से क्वेश्चन आंसर वायरल हुआ है, कहां से शुरुआत, कहां से उस आदमी को पकड़ना है जहां से ये शुरुआत हुई है। तो शुरुआत तो आपके रिलेटिव ने या आपके फ्रेंड ने नहीं किया है, वो तो फ्री में आपको भेजे होंगे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा, जैसे बिहार पुलिस का मेरे पास भी आ गया था व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आ जाता है, तो लोग अपने आदमी को भेज दिए। लेकिन वो लोग नहीं फंसेंगे, वो जांच होगा सिर्फ कि उस नंबर से आया तो उस नंबर को किसने भेजा, फिर उसको जिसने भेजा उसको किसने भेजा, और शुरुआत कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुआ वो पकड़ा जाएगा। जिस शिक्षा माफिया ने पैसा लेके आंसर वायरल किया होगा, और वो वायरल नहीं किया होगा, वो तो अपने आदमी को पैसा जिससे लिया होगा उसको भेजा होगा। वो भेजते भेजते, एक दूसरे को भेजते भेजते वायरल हो जाता है। तो हम लोग को डरने की जरूरत थोड़े है, या आपके फ्रेंड ने आपको भेजा है तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके फ्रेंड को भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा है कि आपके किसी फ्रेंड ने भेजा है तो आप हमें बताइए ना, हम आपके फ्रेंड से खुद बात करेंगे। जिस फ्रेंड ने आपको भेजा, मैं आपके फ्रेंड से खुद बात करूंगा। आप मुझे अपने फ्रेंड का ही नंबर दे दीजिए, मैं उन्हीं से बात करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि उनको किसने भेजा है, और सबसे बात करके सबको मैं कन्विंस कर लूंगा। जब वो लोग तैयार हो जाएंगे तभी उनका नंबर कोर्ट में पेश किया जाएगा और मोबाइल पेश किया जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं किया जाएगा। तो आप डरिए नहीं, और प्लीज सभी लोग साथ आइए। अगर साथ नहीं आइएगा, अगर संख्या भी नहीं पूरा होगा, मान लीजिए पिटिशनर 100-200 नहीं बनते हैं, तो फिर कोर्ट में भी जाने में अच्छा नहीं लगेगा। और हमारे पास अभी उतना पैसा भी नहीं आया है कि हम अच्छा वकील रख पाए। ये भी बात मैं बता दूं कि 15 दिन से हम लोग कोर्ट जाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसा भी नहीं आया है हमारे पास कि हम कोर्ट जाने के लिए अच्छा वकील रख सके। अभी तक मेरे पास 32,000 रुपया आया है, और हमारे फ्रेंड के पास वो उसी रेंज में आया है। मतलब अभी 70-75 हज़ार रुपया टोटल आया है, 70 से 75 हज़ार रुपया टोटल आया है। तो इतना में तो हम केस फाइल होगा, उसी में खत्म, कोर्ट फी देना पड़ेगा, उसी में पैसा खत्म हो जाएगा। कोर्ट फी एक स्टूडेंट्स पे 500 रुपया लगता है। आप पता कर सकते हैं कि जो पिटिशनर बनेंगे तो एक पिटिशनर पे 500 रुपया कोर्ट फी रखता है, स्टाम्प शुल्क ये सब लगा के।
तो अगर मान लीजिए हम 100 लड़के को पिटिशनर बनाएंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि कोर्ट फी 500 के हिसाब से कितना लगेगा। फिर उसके बाद 10,000 रुपया सीनियर वकील केस फाइलिंग में लेंगे। उसके बाद और भी 15,000 पता नहीं किस चीज के लिए वो बताए थे, मुझे याद नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कि सिर्फ केस फाइल करने में कितना पैसा लग रहा है। और जब हियरिंग होगा उसका, फर्स्ट हियरिंग में अगर आप पैसा ही नहीं दीजिएगा, पहले तो वकील जाएगा ही नहीं बहस करने। सीनियर वकील का तो ये भी नखरा होता है ना कि अगर आप पैसा पहले नहीं दीजिएगा तो वो बहस करने भी नहीं जाएंगे। और अभी जल्दी कोर्ट में डेट भी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। घर से ही जज और वकील भी सुनवाई करेंगे, घर से ही बहस होगा, घर से ही केस फाइलिंग होगा। तो वकील लोग का जगह नखरा भी थोड़ा सा ज्यादा, आप जान ही रहे सीनियर वकील का। और जो भी सीनियर वकील होंगे अभी हम लोग उनका नाम सार्वजनिक नहीं करेंगे। प्रशांत पीके शाही का नाम आ रहा था, बहुत लोगों ने उनका विरोध किया कि नीतीश जी के करीबी हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको नहीं रखेंगे, क्योंकि सब लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको नहीं भी रख सकते हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जब जो भी सीनियर वकील रखेंगे, जिनको भी रखेंगे, तो उनके लिए कम से कम 60,000 55,000 पर हियरिंग उनका फी रहेगा ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सीनियर वकील भी, जो नामी गिरामी पटना के वकील हैं सीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उल्टे मेरे ऊपर ही हैं, वो लोग मानहानि का दावा कर देंगे। तो बहुत ऐसा सीनियर वकील को हम देखे हैं जो बीपीएससी का भी केस बहुत सारे लड़े हैं। जो बीपीएससी के केस लड़े होंगे वो नाम जान गए होंगे मैं क्या किनके बारे में कहना चाहता हूं, जिनको एक हियरिंग का 1 लाख 1,20,000 90,000 ऐसे इतना पैसा वो एक हियरिंग का लिए हैं। लेकिन क्या किए, सरकार से मिल गए और केस हार गए। और उसमें भी क्या करते थे, जब अंतिम बहस होगा तो कोई बहाना बना के अपने जूनियर को भेज देंगे और केस भी हार जाएंगे। मतलब बहुत सारे सीनियर वकील ऐसा भी करते हैं बहुत बार कि सरकार से मिल जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जज कैसे बनता है, वकील कैसे बनता है, सरकार के रिकमेंडेशन पे पटना हाईकोर्ट का जज की नियुक्ति होती है, पटना हाईकोर्ट के जज बनते हैं। तो सरकार के अगेंस्ट जल्दी कोई लड़ना भी नहीं चाहता है। जिनको अगर रहता है कि जज बनना है जल्दी, तो सरकार के अगेंस्ट भी जल्दी वकील जो है नहीं लड़ना चाहते हैं और लास्ट में सरकार से ही मिल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे वकीलों में देखा गया है। बीपीएससी का केस जो लड़े होंगे वो जानते होंगे। तो हम लोग उस तरह के वकील को भी नहीं रखेंगे, जिनके बारे में हम लोग ये जान चुके हैं कि ऐसा वो कर देते हैं बार बार, तो ऐसे वकील को हम लोग नहीं रखेंगे। बाकी रही बात कि अगर हमारे पास पैसा आएगा तभी हम किसी सीनियर वकील को, अगर हमारे पास पैसा उतना आएगा तभी हम लोग किसी सीनियर वकील को रख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो उससे कम रेंज के वकील होंगे और जो लगातार केस जीत रहे हैं, जो अभी वर्तमान में 2 साल 3 साल में लगातार एजुकेशन से रिलेटेड केस जीत रहे हैं, उनको हम लोग रखेंगे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है 2-3 साल से, तो उसी को रखेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जितना पैसा होगा आएगा उसी अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला मकसद होगा जो 3-4 साल से लगातार एजुकेशन के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस जीत रहे हैं, उनको रखने की प्राथमिकता हमारी होगी। वैसे वकील को हम लोग रखें, चाहे वो बहुत ज्यादा सीनियर नहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। एवरेज हो, ना वो बहुत सीनियर हो ना बहुत जूनियर हो, बीच बीच में हो, तो ऐसे वकील को भी हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि वो लगातार अगर केस जीत रहे हैं तो उनको रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखे हैं कि बहुत सीनियर वकील को भी रख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वो लास्ट में सरकार के पक्ष में ही अपना चाल चल देते हैं, सरकार से मिल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये है कि आप लोग मोबाइल दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, डरिए नहीं। उसके बाद पिटिशनर बनिए ज्यादा से ज्यादा लोग, और आपसे जो आर्थिक सहयोग होगा वो कीजिए। मान लीजिए बहुत लोग पिटिशनर नहीं बनना चाहते हैं तो भी आप आर्थिक सहयोग कीजिए। जो लोग बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप बिहार के स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई है, बिहार के युवाओं के लिए लड़ाई है, तो भी आप आर्थिक सहयोग आपसे जितना ही हो सके, 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया जितना आपसे हो सकता है उतना ही सहयोग कीजिए। अगर बिहार दरोगा का 4 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, अगर 1-1 रुपया भी 4 लाख लोग देते तो 4 लाख रुपया हो जाता। लेकिन आप बताइए नहीं दिए, तो ये तो कहीं ना कहीं हम बिहारी युवाओं की कमजोरी साबित करती है ना कि आप 1 रुपया भी डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे या किसी और नाम पे, आप जातिवाद आंदोलन हो उस नाम पे आप हजारों रुपया चंदा दे देते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है तो आप 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है कि 4 लाख स्टूडेंट्स बिहार दरोगा के हैं, 4 लाख परीक्षार्थी हैं जो इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम दिए थे। लेकिन वो 4 लाख स्टूडेंट 1-1 रुपया भी देते तो 4 लाख रुपया भी हमारे पास होता।
1 रुपया देने से आपका घट नहीं जाता। या 4 लाख रुपया मेरे पास आ जाता तो मैं 4 लाख रुपया लेके कहीं भाग नहीं जाता। 4 लाख रुपया अगर मेरे पास आ भी जाता तो ऐसा थोड़ी था कि दिलीप कुमार लेके भाग जाता। भागता वो है जिसका चेहरा नहीं कोई जानता है, वो भाग भी जाएगा, लेकिन मैं कहाँ भागूंगा। मेरा तो एड्रेस, नाम सब कुछ सार्वजनिक है, मोबाइल नंबर सब कुछ सार्वजनिक है, तो मैं भागूंगा कहाँ। और मैं भागने वाला होता तो इतना सार्वजनिक होकर आपसे पैसा मांगता ही नहीं। अगर मुझे पैसा खाना होता या पैसा लेके भागना होता तो क्या मैं खुलेआम आप लोगों से बोलता कि आप पैसा से हेल्प कीजिए, पिटिशनर बनिए? नहीं बोलता। तो इसलिए आप लोग भरोसा रखिए और इस चीज का भी भरोसा रखिए कि जितना भी पैसा हमारे पास आएगा 1-1 रुपया का सदुपयोग होगा और 1-1 रुपये से लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम अपने पर्सनल चीज के लिए उसको यूज कर लेंगे, नहीं, इतना ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी हिसाब चाहिए मैं पासबुक अपडेट करा के दे दूंगा, मैं फेसबुक पे ही डाल दूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। दिलीप कुमार को 1 रुपया का भी लालच नहीं है। मुझे सिर्फ लालच यही है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रुके, बिहार के युवाओं के साथ न्याय हो, बिहार के युवाओं के साथ नाइंसाफी न हो, जो लगातार हर एग्जाम में धांधली हो रही है वो रुके। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से भी मतलब नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे पास अभी भी बहुत पार्टी से ऑफर आता है, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, ना ही किसी पार्टी से। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि दिलीप कुमार को विधानसभा में टिकट मिल जाएगा आरजेडी से, कोई कहते हैं कि इससे मिल जाएगा, फलना पार्टी से मिल जाएगा। अरे यार, टिकट के लिए हम ये सब कर रहे हैं? टिकट के लिए करना होता तो पैसा दे देते, टिकट मिल जाता। आप लोग को नहीं पता है कि टिकट कैसे मिलता है आजकल पार्टी में? पैसा दीजिए आपको टिकट मिल जाएगा। अभी भी देखिए ना, विधान परिषद का चुनाव हुआ, क्या हुआ है? पैसा पे टिकट खरीदा जाता है। तो ऐसा मेरा मकसद रहता तो पैसा देते या टिकट खरीद लेते, लेकिन नहीं, ऐसा मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है, ना ही मुझे विधानसभा का टिकट किसी पार्टी से चाहिए। मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं। जो हर एग्जाम में धांधली हो रही है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि वो धांधली रुकनी चाहिए। और आप लोग टिकट के पीछे पड़े हैं कि दिलीप कुमार टिकट के लिए ऐसा कर रहा है। टिकट के लिए करना होता तो इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। इतना हम कर चुके थे, बीपीएससी वाला आंदोलन से ही हो चुका था कि हमको टिकट कोई भी पार्टी देने के लिए तैयार था, और अभी भी तैयार है। और उसके बाद भी हम वो छोड़ के आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कि टिकट के लिए लड़ रहा है। और जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना मेरे जाति की वजह से कि आरजेडी का एजेंट है, आरजेडी से टिकट मिलेगा, तो आपको बता दे रहे हैं कि आरजेडी का कोनो नेता का नाम बता दीजिए जिसके साथ मेरा आपको फोटो मिल जाएगा, या फिर किसी नेता का नाम बताया जिसके बारे में मैंने चर्चा किया हो। आरजेडी का कोई भी नेता, पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक का, या कभी मैंने आरजेडी का सपोर्ट में कोई पोस्ट किया हो, या तेजस्वी यादव के सपोर्ट में कोई पोस्ट किया हो, आप बता दीजिए मुझे। कहीं नहीं मिलेगा आपको, चूंकि नीतीश सरकार अभी 15 साल से है, इसलिए अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग नीतीश सरकार के खिलाफ लिखेंगे। तेजस्वी यादव के खिलाफ हम क्या लिखेंगे? अभी तेजस्वी यादव क्या है? मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का नेता है, तो उस लहजे से हम उनके खिलाफ भी लिखते हैं। आप मेरा पोस्ट उल्टा के देख लीजिए या फिर मेरा वीडियो देख लीजिए। जो बिहार एसएससी का भी आंदोलन 17 जनवरी को हुआ था, उस दिन में मैं तेजस्वी यादव जी के खिलाफ बोला था कि आपके पास 80 विधायक है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप मुझे 2 विधायक दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा नीतीश कुमार को कि कैसे स्टूडेंट के मुद्दे को उठाया जाता है। तो वो बात आपको नजर नहीं आई। लेकिन अभी मेरे कास्ट को लेकर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग ऐसा है, 4-5 लोग, ज्यादा नहीं, 4-5 लोग ही हैं जो इस तरह का कमेंट करते हैं कि आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, आरजेडी का एजेंट है। तो मैं बता दूं कि मेरा बीजेपी के ज्यादा नेताओं से जान पहचान है, आरजेडी के किसी नेता से मेरा कोई जान पहचान भी नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी के नेताओं से तो मेरा बहुत नेताओं से जान पहचान है, जदयू के नेताओं से बहुत नेताओं से जान पहचान है, लेकिन आरजेडी के तो किसी नेता से मेरा कोई जाने पहचान नहीं है। तो जान पहचान होना एक अलग चीज होता है, लेकिन फिर भी मैं लड़ रहा हूं बीजेपी और जदयू सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा हूं, और बिना डरे हुए लड़ रहा हूं। तो ये सब बात छोड़ दीजिए। आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप किस पार्टी को लाइक करते हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप दीजिए जिसको वोट देना है। लेकिन जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सार्वजनिक मामला है, ये पूरे बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये बिहार के भविष्य से जुड़ा मामला है कि हर परीक्षा में धांधली हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि किसी पार्टी की तरफ से हैं, कह के आप आंदोलन को तोड़ना की कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो आयोग ने भी किया था, बीपीएसएससी ने भी नोटिस जारी करके पेपर में 3-4 बार देके ये दिखाना चाहा था, मेरी जाति को दिखाया, उम्र को दिखाया, और ये दिखाना चाह रहा था कि हम सरकार के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और विपक्षी नेताओं से मिलकर ऐसा कर रहे हैं। ये बीपीएसएससी आयोग ने ऐसा आरोप लगाया मेरे ऊपर, और 2-4 लोग वही काम कर रहे हैं। तो ये 2-4 लोग वही होंगे जो सेटर से मिले होंगे, शिक्षा माफियाओं से मिले हुए होंगे, और वो नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन सफल हो। तो आप लोग इतना भरोसा रखिए कि दिलीप कुमार बिकने वाला नहीं है, ना ही झुकने वाला है, ना डरने वाला है। इतना अगर ऐसा होता
तो 26 दिसंबर से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इतना दिन तक नहीं आंदोलन करते, छोड़ दिए रहते। अभी भी हमारे पास बहुत सारे नए नए पार्टी जो बन रहे हैं और जो पुराने भी पार्टी है उनसे भी ऑफर आ रहा है कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, आपको जो पद कहिएगा दे देंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे पार्टी हमको ऑफर कर रहे हैं विधानसभा का टिकट दे देंगे, लेकिन हमको ये सब करने के लिए तो हम ये कर ही नहीं रहे हैं ना। हम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर वैसा करना होता तो सिर्फ जिस विधानसभा से चुनाव लड़ना है ना उस विधानसभा में जाके काम करते। अगर विधानसभा चुनाव के लिए हम करते, टिकट लेने के लिए करते, तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र को पकड़ते और उस विधानसभा क्षेत्र में जाके हम मुद्दा को उठाते, वहां के क्षेत्रीय मुद्दा को उठा के अपना हाईलाइट होते और वहां से हम अपना कार्यकर्ता जोड़ते, पहचान बनाते। क्या जरूरी था हमको पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाने का? पूरे बिहार का स्टूडेंट तो एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं है कि जो हमको वोट दे देगा, जो हम उसके लिए कर रहे हैं। तो ये चीज को समझिए कि बरगलाया कैसे जा रहा है। बरगलाया जाता है कि जो नेतृत्व कर रहा हो, जो आगे होकर लड़ रहा है, उसी को बदनाम कर दो ताकि आंदोलन कमजोर हो जाए। आप खुद सोचिए कि अगर हम ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए करते, किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए काम करते, तो क्या जरूरी था फरवरी में आंदोलन किए, छोड़ देते। उसके बाद फरवरी मार्च के बाद अभी तक हम लगे हुए, क्या जरूरी था? किसी एक विधानसभा क्षेत्र से ही ना चुनाव लड़ेंगे हम। कोई अगर पार्टी हमको टिकट देगी तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट देगी, तो हमको क्या जरूरत था पूरे बिहार के स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाने का? हम किसी एक विधानसभा क्षेत्र को पकड़ते, वहां जाके उसी विधानसभा क्षेत्र के जो लोकल मुद्दा होता है उसको उठाते। उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़क टूटा हुआ है, जो नाली नहीं बना हुआ है, उसी को उठाते, मुद्दा बनाते और उसी क्षेत्र में हम सीमित रहते। हमको क्या जरूरी था पटना जाने का, पटना में रहने का? उसी विधानसभा क्षेत्र में रह के हम मुद्दा उठाते, वहां का जो लोकल मुद्दा होगा, और आराम से हम लड़ लेते चुनाव। आप सोचिए कि अगर हम विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे, कोई पार्टी हमको टिकट ही देगी, तो क्या पूरे बिहार का स्टूडेंट्स हमको वोट दीजिएगा? नहीं, उस विधानसभा क्षेत्र में जो लोग होंगे वही टिकट देंगे। तो हम तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा ही नहीं उठा रहे हैं, तो फिर हम विधानसभा का टिकट लेने के लिए कैसे ये काम कर रहे हैं भाई? हम तो पूरे बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये सब बरगलाया जा रहा है कि आंदोलन टूट जाए, कमजोर हो जाए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये हमारे पास रोज 50-60 फोन आता है स्टूडेंट्स का, उसमें 2-4 शिक्षा माफियाओं का भी फोन आता है जो इंक्वायरी लेना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमको डराने का भी कोशिश करता है, अपना बन के दिखाता है कि हम दिलीप जी आपके शुभचिंतक हैं, जो आप ये सब काम छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, जान से भी मरवा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन हम डर नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर उन लोग के बहकावे में आ जाइएगा तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा, जैसा पिछले कुछ दिनों से हो भी रहा था। लेकिन फिर हम जब एक्टिव हुए तो फिर सब कुछ उन लोगों का जो है पानी फिर गया। जो शिक्षा माफिया करना चाह रहे थे उन लोगों के मंसूबों पे पानी फिर गया। तो अभी भी आप लोग को बरगलाया जाएगा, तो बरगलाइए मत, गुमराह मत होइए। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि बिहार के तमाम युवा, तमाम स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आए, जो भी धांधली हो रहे उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ें। मकसद सिर्फ बिहार दरोगा नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं बिहार दरोगा के लिए हम लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन मकसद सिर्फ बिहार दरोगा नहीं है, मकसद पूरे बिहार में बदलाव लाना है। और जब भी बदलाव आएगा तो युवा को ही आगे आना होगा, युवा ही बदलाव लाएगा। आप देखिए ना आज शिक्षा का स्तर बिहार में क्या है, चाहे स्कूल एजुकेशन को देखिए या कॉलेज को देख लीजिए, यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, सारा चीज चौपट है। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में हो रहा है। उसके बाद आप देखिए बिहार के हर एग्जाम में धांधली हो रही है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एस्टेट हो, मैट्रिक इंटर बिहार स्क्वाड पुलिस, अमीन बहाली, एएनएम बहाली, सब में तो वही हो रहा है। बीपीएससी में सब में वही हो रहा है। तो शुरुआत कहीं एक जगह से होगी। बीपीएससी में हमने शुरुआत किया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे ही खिलाफ साजिश कर दिया, आंदोलन वहीं पे खत्म हो गया। बिहार दरोगा में हम इस चीज पे नजर रखें कि जो लोग भी गलत करेंगे उसको हम अपने से हटाते चलेंगे, उसको दूर करते चलेंगे, किसी का हम परवाह नहीं करेंगे। जो लोग भी गलत करेंगे, गलत लोगों को साथ नहीं रखेंगे। और वही वजह है कि आज तक हमारा आंदोलन जीवित है। अगर हम गलत लोगों के बहकावे में आ जाते, या गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते, या गलत लोगों के कहने पे जो वो कह रहे वो करते, तो आज हमारा आंदोलन यहां तक नहीं होता। लेकिन नहीं, हमने बात सबकी सुनी, सजेशन हमने सबका लिया, लेकिन किया वही जो मेरे दिल ने कहा, मैंने वही किया जो मेरे मन ने कहा, वही किया। बहुत सारे लोग इस आंदोलन में भी शिक्षा माफिया भी जुड़े हुए हैं और जुड़ जाते हैं, और वो लोग बहकाने का भी कोशिश हमको किया, लेकिन हम नहीं बहके। हमको जो सही लगा वही किया, हमने सलाह सबसे लिया। तो ये ध्यान रखिए कि ये आंदोलन, भले हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, ये भी एक तरह से आंदोलन ही है। तो कोर्ट में भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और कोर्ट में केस करने के बाद भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा।
और हम लोग हर एक जिला में बैनर पोस्टर भी लगाएंगे, और फेसबुक, सोशल साइट, व्हाट्सएप जो भी है उससे भी जागरूकता आप लोग फैलाइए। जितना भी ग्रुप आपको जुड़ा हुआ है, पढ़ाई भी कीजिए, जागरूकता भी फैलाइए। और कोर्ट में जाने के बाद भी हम लोग फेसबुक और ट्विटर पे आंदोलन जारी रखेंगे, हर एक जिला में बैनर पोस्टर लगाएंगे। और चूंकि ये चुनावी साल है तो इसीलिए हम लोग को इस बात को और ज्यादा जोर देना होगा, ताकि हर नेताओं तक, हर आदमी तक ये बात जाए कि बिहार के हर एग्जाम में धांधली हो रही है। आप देखिए ना, अभी जितना भी बिहार के नेता है सब चुनाव में व्यस्त हो गया, किसी को हम लोगों की परवाह नहीं है। कोरोना के चलते इतना लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, रोज इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनको इलाज कराने के लिए किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन ये वर्चुअल रैली बाल बाल हो रही है। नीतीश सरकार इसमें सबसे आगे है, नीतीश जी, कि रोज वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उनके आवास तक कोरोना पहुंच गया। वहां वो हॉस्पिटल बनवा देते हैं, डॉक्टर की तैनाती करते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल बना दिए अपने आवास को ही, मुख्यमंत्री आवास को। लेकिन छात्रों के लिए वो क्या कर रहे हैं, गरीब आदमियों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मतलब 2 घंटा के अंदर हॉस्पिटल बन जाता है मुख्यमंत्री आवास में, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बोलिए उसको, और 1 से 1 डॉक्टर को तैनात कर दिया जाता है। तो अपने लिए वो आप इतना कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग इतना महीना से सड़क पे उतर रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी बोलते नीतीश जी तो नहीं बोले, लेकिन बस कुर्सी बचाने के फेर में वो लगे हुए हैं। और इस कोरोना में जब सारा एग्जाम टाल दिया जा रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, कोचिंग संस्थान बंद है, कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन ये चुनाव करवाएंगे, ये चुनाव करवाएंगे क्योंकि इनको लगता है कि अभी चुनाव करवाएंगे तो हम अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इसलिए वो चुनाव करवाएंगे हर हाल में। और हवाला देंगे चुनाव आयोग का कि चुनाव आयोग करवाने के लिए तैयार। सब जानता है कि कहीं भी चुनाव होता है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे सलाह लिया जाता है, चुनाव आयोग उनसे सलाह लेते हैं, वहां का जो पुलिस प्रशासन का हेड है उनसे सलाह लिया जाता है, मुख्य सचिव होते हैं उनसे सलाह लिया जाता है कि हाँ आपके राज्य में चुनाव कराने की स्थिति है या नहीं। अगर मुख्यमंत्री बोल दे कि नहीं चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि हम चुनाव कराएं या ना कराएं। चुनाव 4-5 महीना के लिए भी टाल भी दिया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, 4-5 महीना चुनाव टाल दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, चुनाव कराएंगे क्योंकि उनके मन में है कि ये प्रवासी मजदूर जो बिहार आए हैं, प्रवासी मजदूर, तो उनको लालच देके कि हम आपको बिहार में ही रोजगार देंगे और विभिन्न तरह का लालच देके उनसे वोट हासिल कर लेंगे। तो हमको दोबारा नहीं, वो तो 3 बार 4 बार बन चुके हैं, मतलब पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कुर्सी बचा लेंगे। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि हर हाल में इलेक्शन हो जाए, चाहे पब्लिक मरे, कुछ हो, उससे उनको मतलब नहीं है। लेकिन क्या नीतीश जी इस बात की गारंटी लेंगे कि अगर इलेक्शन के दरमियान कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, किसी में इन्फेक्शन फैलता है, तो उसकी गारंटी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी गारंटी? किसकी जवाबदेही होगी ये? लेकिन नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए देखिए नीतीश कुमार जी कितना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना फैल गया, फिर भी वो रैली पे रैली, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए वो क्या सोच रहे हैं? जब हम लोग इतना दिन से मुद्दा उठा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं, और हम जो लोग इतना दिन से मुद्दा उठा रहे हैं तो एक शब्द नहीं वो बोल रहे हैं, कोई जांच नहीं करवा रहे हैं। और उल्टे बीपीएसएससी के जितने भी अधिकारी थे उनका 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। वो लोग रिटायर कर चुके हैं, उनके बाद उनको बनाया गया था और फिर से 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो ये तो सीधा सीधा देखिए अब तानाशाही दिखा रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो अब हम लोग को बिहार के सारे स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा। बार बार हम यही बोल रहे हैं, अगर नहीं होइएगा तो फिर लड़ाई लड़ते रह जाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। और ये सरकार जो है लगातार तानाशाही रवैया अपनाइए। मान लीजिए कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि नीतीश जी फिर से इस इलेक्शन में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो क्या होगा? फिर और तानाशाही हो जाएंगे, फिर आप आंदोलन करते रहेगा, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, कोई और बनता है, अगर उस समय भी हम लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो फिर वो सरकार भी तो मनमानी ही करेगी, तानाशाही रवैया ही अपनाएगी। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि बिहार के सारे स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आए, यूनाइट हो जाएं और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा जाए। इसीलिए हमने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच, नेशनल स्टूडेंट यूनिटी फोरम, ताकि सारे स्टूडेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, चाहे वो बिहार दरोगा के हो, बिहार पुलिस के हो, बीपीएससी के हो, बीएसएससी के हो, एएनएम के हो,
या फिर अमीन बहाली के हो, सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और सारे लोग जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक इस तानाशाही सरकार से और इस शिक्षा माफियाओं से नहीं लड़ सकते हैं। देखिए वेद प्रकाश जी हैं, अभी भी कमेंट कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये वेद प्रकाश जी कमेंट कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा इनको जवाब दे दिए। वेद प्रकाश जी लिख रहे हैं कि तुमको नेता बनना है, तुम दलाल हो। अरे वेद प्रकाश जी, कम से कम आप इतना बता दीजिए कि आपने क्या 1 रुपया भी कभी मुझे दिया है? इतना बता दीजिए कि 1 रुपया भी कभी आपने मुझे दिया? ये वेद प्रकाश जो बोल रहा है कि तुम नेता बनना चाहते हो, तुम दलाल हो, तो आप लोग थोड़ा इनको वेद प्रकाश को जवाब दीजिए कि ये वेद प्रकाश से पूछिए कि वेद प्रकाश तुमने 1 रुपया भी कहीं दिया है क्या? किसी भी छात्र आंदोलन में तुमने मदद किया है क्या? तुमने दिलीप कुमार को 1 रुपया भी दिया है क्या? वेद प्रकाश, ये पक्का ये शिक्षा माफिया होगा। ये वेद प्रकाश जो है, ये वेद प्रकाश निश्चित रूप से ये शिक्षा माफिया है। और इसको डर है कि ये पकड़ा जाएगा, और इसीलिए ये शिक्षा माफिया से मिलके ये सब अगेंस्ट में कमेंट कर रहा है। और वेद प्रकाश, तुम जान लो कि तुम्हारे जैसे शिक्षा माफियाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम एक शब्द तुम बता दो ना कि तुम 1 रुपया भी मुझे दिए हो क्या अभी, या कभी तुम छात्र हित में कोई मुद्दा उठाए हो? अगर उठाए हो तो बताओ। और कोई लड़ रहा है तो तुम उसको दलाल बोल रहे हो और बोल रहे हो कि नेता बनना है। तो नेता बनना है तो नेता के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। तुमको भी नेता बनना है वेद प्रकाश, तो बन जाओ तुम नेता। दिखाओ 10 लाइन बोल के, 10 मिनट बोल के ही दिखा दो। तुम्हारी तरह हम शिक्षा माफिया नहीं है। आप लोग भी सुन रहे हैं तो इस वेद प्रकाश को जवाब दीजिए भाई। आप लोग क्यों नहीं जवाब देते हैं ऐसे लोगों को जो लिखता है कि तुमको नेता बनना है, दलाल कहो और पैसा खाने के लिए तुम कोर्ट जा रहे हो? तो ऐसे लोगों को आप लोग भी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम क्यों लड़ेंगे आप लोग के लिए भी? आप बताइए। ये वेद प्रकाश बार बार कमेंट कर रहा है, वेद प्रकाश को जवाब दीजिए आप लोग। ये वेद प्रकाश निश्चित रूप से शिक्षा माफिया है और ये पैसा लेके इस तरह का कमेंट कर रहा है। वेद प्रकाश मुझे बताओ, वेद प्रकाश तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे 1 रुपया भी दिया है। अगर दिया है तो इसका स्क्रीनशॉट तुम सार्वजनिक करो। तुम किस आधार पे बोल रहे हो कि मैं दलाल हूं? पक्का ही शिक्षा माफिया है और ये चाहता है कि आंदोलन कमजोर हो जाए। ऐसे लोगों को आप लोग को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं भी क्यों लड़ूंगा? जब ऐसे लोग इस तरह का अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उसको आप लोग को जवाब देना चाहिए। आप लोग जवाब दीजिए इस वेद प्रकाश को। और वेद प्रकाश तुम जान लो कि तुम्हारे जैसे कमीने और ये शिक्षा माफियाओं से हम डरते नहीं हैं। हम बड़े बड़े नेता से नहीं डर रहे हैं तो तुमसे डरेंगे? और तुम्हारे एक कमेंट करने से क्या हम आंदोलन छोड़ देंगे? बहुत बड़ा बेवकूफ हो तुम, बहुत बड़ा बेवकूफ हो। अगर तुमको इतना ही शौक है तो आके हमसे मिल लो पर्सनली, अब बात कर लो। तुमको जो भी लगता है हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। और तुम इस तरह का कमेंट करके सोच रहे हो कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा। ऐसे लोगों का मकसद ही होता है कि दिलीप कुमार के अगेंस्ट कमेंट करो ताकि उसके कमेंट पे और लोग जो पढ़ेगा देखेगा तो वो लोग दिलीप कुमार के अगेंस्ट में हो जाएगा। और इसीलिए ये लोग कमेंट करवाता है बार बार। मैंने पहले भी आपसे बोला था ना कि ये लोग, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहले ये लोग बोलते थे कि तुम नेता बनना चाह रहे हो इसलिए कोर्ट नहीं जा रहे हो। आप बोलते हैं कोर्ट जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पैसा खाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं। और वेद प्रकाश को देखिए, अभी दोनों कमेंट ही किया है कि तुम नेता बनना चाह रहे हो और तुम दलाल हो, पैसा खा रहे हो। अरे यार, तो नेता बनने के लिए भी गुण चाहिए। 10 लाइन बोल के भी दिखाओ ना तुम, 10 मिनट बोल के ही दिखा दो तुम। अगर कोई बोल रहा है किसी में गुण है तो तुम उसको पैर पीछे खींचना चाहते हो। नेता का मतलब क्या होता है? लीड करना। तुमको नेता का मतलब ही पता नहीं होगा। तुमको नेता का मतलब आजकल का नेता का लगता होगा कि जो पैसा के बल पे टिकट मिल गया, कहीं से जीत गया और चल गया, विधानसभा में 2 लाइन बोलने नहीं आता है, तुम लोग उसको नेता मानते हो। हम लोग उसको नेता मानते ही नहीं है। हम लोग नेता मानते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, गांधी जी को, जेपी को नेता मानते हैं। हम लोग आजकल के चिटपुटिया लोग को नेता नहीं मानते हैं, जो सिर्फ उजला कुर्ता पैजामा पहन लिया नेता कहला जाता है। वैसे लोगों को हम लोग नेता मानते ही नहीं है। तो इस वेद प्रकाश को आप लोग जवाब दीजिए कि इस तरह का जो अभद्र टिप्पणी ये कर रहा है तो बिहार के तमाम युवाओं के मुंह पे ये तमाचा मार रहा है। ये बिहार के तमाम युवाओं को गाली दे रहा है ये वेद प्रकाश। आप लोग इसको जवाब दीजिए, यहां भी जवाब दीजिए, इसके इनबॉक्स में भी जाके जवाब दीजिए कि ये बिहार के तमाम युवाओं की लड़ाई है और इस तरह का ये बात कर रहा है। अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप कहां से हैं? तो मैं दरभंगा जिला से हूं, मूल निवासी दरभंगा का हूं। गृह जिला मेरा दरभंगा हुआ। मैं
दरभंगा जिला से हूँ और कल मैं पटना से मुजफ्फरपुर आया था। कल मैं पटना से मुजफ्फरपुर आया था। वो जो मोबाइल राहुल जी ने दिया था, प्रूफ जो था प्रश्न पत्र लीक का, आंसर वायरल का, वो लेने के लिए कल मैं मुजफ्फरपुर आया था और उस समय 7 बज गया था, शाम के 7 बज गए थे। उसके बाद मैं अपने घर दरभंगा आ गया हूँ। अभी मैं अपने घर दरभंगा आ गया हूँ। अभी मैं अपने घर से ही लाइव हूँ और 2-3 दिन के अंदर मैं फिर पटना जाऊँगा। 2 दिन के अंदर मैं फिर पटना जाऊँगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पिटिशनर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और मुझे फ़ोन करके बताइए। मेरे व्हाट्सएप पे आप आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का फोटो अच्छा से खींच के भेजिए। जो लोग भी आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो लोग भी फ़ोन कीजिए 9708201415 पे और हमें बताइए। आप आर्थिक सहयोग भी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि जब तक हमारे पास सिंगल बैच में लड़ने के लिए कम से कम 3.5-4 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि 3 डेट से कम नहीं जाएगा। कम से कम 3 डेट होगा सिंगल बेंच में, तो हमें कम से कम 3.5 से 4 लाख रुपया चाहिए, तभी हम लोग अच्छा से लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग को कोई कम रेंज का वकील रखना पड़ेगा, जिनकी फी कम होगी उनको रखना पड़ेगा। लेकिन अब तो लड़ाई लड़ेंगे, अब तो लड़ेंगे। चूंकि ये वेद प्रकाश जैसा आदमी हमें चैलेंज कर रहा है, ये लोग शर्म नहीं आता है, ये लोग को डायरेक्ट लिख रहा है, तो हम तो लड़ेंगे ही। क्योंकि इन्हीं शिक्षा माफियाओं को तो जवाब देना है और इन्हीं शिक्षा माफियाओं का जो है उजागर करना है सारा चीज कि किस तरह का ये लोग शिक्षा माफिया जो है बिहार को बर्बाद कर रहा है। तो इस ऐसे ऐसे शिक्षा माफियाओं को, ये वेद प्रकाश जैसे शिक्षा माफियाओं को जो है सारे दुनिया के सामने लाना है, बिहार के सामने ही नहीं पूरी दुनिया के सामने लाना है। क्योंकि फेसबुक पे तो सारा दुनिया का लोग देखता है, यूट्यूब पे सारी दुनिया के लोग देखते हैं, तो इन लोग ऐसे ऐसे शिक्षा माफियाओं को सारी दुनिया के सामने लाना है और इसलिए हम लोग कोर्ट में भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आप लोग भी ऐसे ऐसे लोगों को जवाब दीजिए। जब ये लोग इस तरह का कमेंट करते हैं तो इस सबको पूरा जवाब दीजिए। ये वेद प्रकाश जो कमेंट कर रहा है कि तुम दलाल हो, दिलीप कुमार दलाल है, नेता बनना है, इसको जवाब दीजिए आप लोग। हम तो चैलेंज करते हैं कि 5 मिनट आके मेरे सामने ये बात कर लेना, फेस टू फेस लाइव होके हम बात करेंगे इससे, वेद प्रकाश से 5 मिनट ही बात कर ले हमसे। हम फेसबुक पे लाइव होके सारा दुनिया देखेगा, इस वेद प्रकाश से हम बात करेंगे और ये मुझे साबित करे कि किस आधार पे ये मुझे बोल रहा है कि नेता बनना चाह रहे हो या दलाल हो। मैं अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि शालीनता पूर्वक ही बात करूंगा, क्योंकि हम लोग मारपीट करने वाले और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले हम नहीं हैं। मैं शालीनता पूर्वक ही इनसे बात करूंगा। बात कर ले वेद प्रकाश अगर हिम्मत है तो। लेकिन ये लोग जो है सिर्फ स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए, आंदोलन कमजोर करने के लिए ऐसा करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, बिहार में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कोई भी अगर आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन खास के, बिहार में कोई भी छात्र आंदोलन होता है, आप देखिए तो क्या होगा। सबसे पहले मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज मुझे मजबूरी में इस वेद प्रकाश जैसे लोगों के चलते बोलना पड़ रहा है। बिहार में जब भी कोई आंदोलन होता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली को लेके या किसी और मुद्दे पे, तो सबसे पहले क्या होगा आपको बता दूं, 2-4 दलाल लोग घुस जाएंगे आंदोलन में। और वो लोग क्या करेंगे कि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उसको खरीदने का कोशिश करेंगे, उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। और वो चाहेंगे कि जो नेतृत्व कर रहा है आंदोलन का, वो किसी तरह उनके पाले में आ जाए, वो बिक जाए और आंदोलन कमजोर हो जाए। अगर जो नेतृत्व कर रहा है आंदोलन का वो अगर नहीं बिका, तो उसके बाद वो क्या करता है, जो नेतृत्व कर रहा है, अधिकतर में तो होता है कि जो नेतृत्व कर रहा है वही बिक जाता है। पैसा ले लिया और मिल गया, शिक्षा माफियाओं से, दलालों से मिल गया और उसके बाद आंदोलन को कमजोर कर दिया। बस छात्रों को दिखाने के लिए अपना आंदोलन हो रहा है, चल रहा है, किसी तरह हो रहा है। लेकिन जो नहीं बिका, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है वो नहीं बिका, तो उसके बाद क्या करेंगे, यही जो दलाल लोग, शिक्षा माफिया लोग आंदोलन में घुस आए हैं, वो क्या करेंगे, पहले जो आंदोलन में लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे दोस्ती करेंगे, अच्छा से मीठा मीठा बतियाएंगे, उनका मोबाइल नंबर ले लेंगे, उनसे मीठा मीठा बतियाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसके अगेंस्ट में उन लोगों को बात बोलेंगे, कुछ से कुछ अपना मन से बात बना के जो नेतृत्व कर रहा है उसी के बारे में बोल के स्टूडेंट्स को भड़काएंगे कि जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसके अगेंस्ट हो जाए स्टूडेंट्स और आंदोलन कमजोर पड़ जाए। और उसके बाद वही 2-4 लोग, शिक्षा माफिया 5 लोग जो होंगे, जो आंदोलन में आके जो नेतृत्व कर रहा है उसके साथ आके अपना चेहरा भी थोड़ा सा चमका लेंगे, स्टूडेंट के नजर में कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसी के अगेंस्ट में बोलना शुरू कर देंगे
कि इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा है तो इसको नेता बनना है, तो ये पैसा खा रहा है, ये वो कर करके आंदोलन को तोड़ने की पूरा कोशिश करेंगे। और यही बात हर आंदोलन में होता है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर जो नेतृत्व कर रहा है उसको जाति के आधार पर टारगेट करो, ताकि अदर जाति के लोग उसको सपोर्ट ना करें। उससे भी नहीं हुआ तो फिर बिना मतलब का मनगढ़ंत कहानी बोल बोल के जो भी हो उसके बारे में लिखो। जैसे मेरे बारे में भी किया जा रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी वेद प्रकाश सिंह कर रहा है, बहुत सारे लोग इसी तरह से कुछ ना कुछ मेरे बारे में आपको कमेंट करेंगे कि उल्टा पुल्टा जो भी हो, जो मन में आया करते रहेंगे। आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो इस सब से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना घबराने वाले हैं। बस आप लोग भी जवाब दीजिए, जो इस तरह का कमेंट, गलत कमेंट करते हैं, आप लोग भी जवाब दीजिए, ताकि ऐसे लोगों को करारा जवाब मिले। अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा आज तो उसका मन फिर बढ़ेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर उस तरह का कमेंट करेगा और लोगों को बरगलाएगा। कुछ नए लोग होंगे वो भी इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो जवाब देना पड़ेगा। जो लोग इस तरह का बात बोलते हैं उनको आपको जवाब देना पड़ेगा, ताकि जो नए लोग हैं वो लोग इनके बहकावे में नहीं आए। तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए। पैसे की बात अभी भूल जाइए, आपसे जो आर्थिक मदद होगा वही कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए। और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का फोटो अच्छा से खींच के हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। और उसके बाद हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि अभी पटना में भी लॉकडाउन लग गया है, तो हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। इस बीच में हम लोग सारा जो भी पिटिशनर जितना लोग बनना चाहते हैं उन लोगों को एक साथ कर लेंगे। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा पिटिशनर हो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट में हम लोग मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए। और जिनके पास भी मोबाइल है, जिस मोबाइल में आया हुआ है आंसर या कुछ भी 22 दिसंबर को या 22 दिसंबर से पहले, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले का आंसर आया हुआ हो, क्वेश्चन आया हुआ हो, तो प्लीज़ आप हमें दीजिए। आपका नाम कहीं नहीं आएगा, हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और आप लोग जहाँ भी अभी हैं सुरक्षित रहिए, अपने जहाँ भी आप हैं वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से अभी बिहार में फैल रहा है। तो आप लोग जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी जारी रखिए। एग्ज़ाम भले ही डेट पे डेट बढ़ते जा रहा है कोरोना के चलते, लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप पढ़ाई जारी रखिए। और कभी भी हम ये नहीं बोले हैं कि पढ़ाई नहीं कीजिए, लेकिन कुछ लोग इस बात को भी लेके कहते हैं कि दिलीप जो है सबको बरगला रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अभी तो 3 मार्च के बाद कोई आंदोलन हम लोग नहीं किए हैं, और हमेशा हम बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जब आंदोलन होगा सड़क पे तब आप उस दिन समर्थन कीजिए। बाकी अगर फेसबुक सोशल साइट पे जब भी हम लोग करते हैं कुछ, तो उस पर आप 5-10 मिनट समय दे दीजिए सोशल साइट पे, तो उसमें तो कोई पढ़ाई भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। तो अभी आप जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए। और जिनके पास भी मोबाइल है वो हमें कॉल कीजिए, हम खुद वहीं आ जाएंगे आपसे मोबाइल लेने। और आप लोग कृष्ण कुमार ठाकुर जी कमेंट करें कि पिटिशनर बनाने का प्रोसेस क्या है। तो कृष्ण कुमार जी, पिटिशनर बनने के लिए आप हमें मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, और अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ, वोटर आईडी हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसका फोटो अच्छा से खींच के भेज दीजिए। और एडमिट कार्ड, बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी अच्छा से खींच के आप भेज दीजिए। और उसके बाद हम आपसे खुद कंसल्ट कर लेंगे, वकालतनामा पे साइन कैसे कराना है वो हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। आप हमारे मोबाइल नंबर 9708201415 पे व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके भी हमें बता दीजिए। आप हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी आपको दे दिया जाएगा, या ऊपर भी मैं लिख दूंगा। जब लाइव खत्म करूंगा तो मैं नंबर दे ही दूंगा। कैलाश कुमार सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि 3 डेट में 3 साल लग जाएगा। तो देखिए भाई, कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम कोर्ट जाने के पक्ष में पहले नहीं थे, इसलिए आंदोलन किए। लेकिन अभी मजबूरी है कि हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं। और लगा अभी तो 6-7 महीना तक आंदोलन नहीं कर पाएंगे, जैसा कोरोना का चल रहा है अभी 6-7 महीना तक कोई आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो किसी के ज़िंदगी के साथ तो हम लोग खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना का देख रहे हैं संक्रमण कितना फैला। मैं खुद पटना गया था, 19 जून से पटना ही था, कल मैं आया हूँ। तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था पटना में रहने में, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन पटना में फैला हुआ है, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था वहाँ रहने में। तो अभी आंदोलन कैसे करेंगे आप देख लीजिए, किसी के भी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मजबूरी में हम लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो अब कोर्ट का प्रोसेस है, अब कोर्ट में कितना समय लगेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 3 साल नहीं लगेगा, सिंगल बेंच में 3 साल नहीं लगेगा। हाँ, 2-3 महीना जरूर लग सकता है,
लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, कितना डेट लगेगा, ये तो कोर्ट का मामला है। जैसे ही हम लोग कोर्ट में जाएंगे तो वकील यही कर सकते हैं कि जल्दी से सुनवाई कराने के लिए अपील बार बार मेंशनिंग करवा सकते हैं। बाकी तो उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ तो कोर्ट में जाने के बाद वकील और जज के बीच का बात हो जाएगा, वकील साहब बहस करेंगे, जज साहब फैसला देंगे, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हम लोग यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल और मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आंसर क्वेश्चन वायरल हुआ था, वो हमारे पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना जल्दी हम लोग का सुनवाई होगा, उतना जल्दी हम लोग केस जीतेंगे। तो इसलिए आप लोग इतना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिटिशनर बनिए। और आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिहार का सारा युवा हम लोग के साथ है, आपके साथ है। देखिए आशीष झा जी कमेंट कर रहे हैं, आप इनको भी थोड़ा जवाब दीजिए। आशीष झा हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि पैसा लेके भाग जाएगा तू। आप इनको थोड़ा जवाब दीजिए कि पैसा लेके भाग जाएगा तू। आशीष झा लिख रहे हैं। आप बताइए, अभी से ये लोग इस तरह का जो हरकत कर रहे हैं कि पैसा लेके भाग जाएंगे, तो फिर भाई आप केस कैसे, तो आप कर लीजिए अकेले केस। अगर हम पैसा लेके भाग जाएंगे तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? ये जो कर रहे थे कमेंट आशीष झा जी, तो भाई आप ही केस करो ना, आप ही आगे आ जाओ। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप ही आगे आ जाओ। अगर मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा तो आप ही आगे आ जाओ, आप ही केस करो, मैं आपका साथ दे देता हूँ, आप ही आ जाइए। इस तरह का कमेंट करके ये लोग जो पक्का, ये लोग कहे ना हम आपको, पक्का ये लोग शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है। ये लोग शिक्षा माफिया है। ये लोग हर एग्जाम में यही लोग धंधा करता है, क्वेश्चन आंसर वायरल करके कमाता है। आप सोचिए ना, शुरुआत होता है जब आंसर वायरल होता है, शुरुआत होता है तो 1-1 लाख 2-2 लाख में वो आंसर बेचता है। उसके बाद रेट कमते जाता है, लास्ट में होता है 500-500 में भेजता है। तो ये लोग ऐसे ही 500 वाला लोग है जो कमेंट अभी कर रहा है ना कि पैसा लेके भाग जाएगा। ये सब आशीष झा हुआ, वेद प्रकाश हुआ, ये सब पक्का ही 500 वाला दलाल है, 500 वाला दलाल है, ये शिक्षा माफिया है। ये 500 रुपया में ये लोग लास्ट में 50 रुपया में आंसर बेचता है। ऐसा ये लोग है, 500 रुपया में और 50 रुपया लास्ट तक जब एग्जाम शुरू होने वाला रहता है तो 50-50 रुपया में ये लोग आंसर बेचता है। ऐसा लोग ये लोग है शिक्षा माफिया। तो थोड़ा सा आशीष झा जी को भी आप लोग थोड़ा जवाब दे दीजिए कि कितना पैसा इनको मिला है मेरे अगेंस्ट में लिखने के लिए। नहीं तो यही आ जाए, आशीष झा ही आ जाए और कोर्ट में केस करें, हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन ना तो ये लोग खुद लड़ेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे ये लोग, लेकिन कोई लड़ेगा तो चुप भी नहीं रहेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे लेकिन चुप भी नहीं रहेंगे, विरोध करेंगे, टांग खींचेंगे। और यही कमजोरी बिहार में है और इसी को दूर करना है हम लोग को। जो भी इस तरह का नकारात्मक कमेंट करे उसको आप लोग जवाब दीजिए ताकि दोबारा वो कमेंट ना कर पाए। नहीं तो ये लोग का मन बढ़ गया है कि बार बार ये लोग, जब भी छात्र हित में कोई आंदोलन होता है तो बार बार ये लोग इस तरह का बोल के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोग का भ्रम है, इन लोग का भ्रम है। पहले जो भी आंदोलन में हुआ, जो भी उसका नेतृत्व किया, बिक गया, झुक गया, डर गया, वो अलग छोड़ दीजिए। लेकिन दिलीप कुमार न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न बिकने वाला है। तो दिलीप कुमार मजबूती के साथ लड़ेगा। और तुम जैसे शिक्षा माफियाओं से तो हम डरते ही नहीं है, तुम लोग को तो हम सीरियसली लेते ही नहीं है। ये आशीष झा और वेद प्रकाश जैसे शिक्षा माफियाओं को तो हम सीरियसली लेते ही नहीं है। हम तो नीतीश जी के करीबी राज्यसभा सांसद और मंत्री तक से नहीं डर रहे हैं, तो ये छोटा मोटा शिक्षा माफिया से क्या डरेंगे जी। तो आप लोग प्लीज एकजुट होइए और साथ दीजिए, डरिए नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सोनू कुमार जी कमेंट कर रहे हैं कि दिलीप भैया आपको सिर्फ भटका रहा है, आप ऐसे आदमी से मत उलझे। सही बोल रहे हैं सोनू जी, ऐसे आदमी सिर्फ मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह का कमेंट करते हैं। वेद प्रकाश और आशीष झा जी से जैसे लोग मुद्दा से भटकाने के लिए ही कमेंट करते हैं ताकि मुद्दा भटक जाए, आंदोलन कमजोर पड़ जाए। खैर चलिए, हम मुद्दा से न भटकेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। हम मजबूती के साथ पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। और आप लोगों से अंत में यही निवेदन कर रहा हूं, फिर बार बार कर चुका हूं, अभी भी अंत में निवेदन यही कर रहा हूं कि सबसे पहले जो भी नकारात्मक कमेंट करते हो, जैसे वेद प्रकाश व आशीष झा जैसे लोग, उन लोगों को आप करारा जवाब दीजिए। जहां भी कमेंट करें वहां आप लोग करारा जवाब दीजिए उन लोगों को। और ज्यादा से ज्यादा लोग पिटिशनर बनिए। जो लोग आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, भले आप दरोगा का एग्जाम नहीं भी दिए हैं, कोई बात नहीं, आप पीटी पास हैं तो भी आप हेल्प कीजिए, क्योंकि मेंस में भी ये प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप छात्र हैं, युवा हैं बिहार के, और ये लड़ाई सभी के लिए लड़ी जा रही है, भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। तो आप लोग आर्थिक रूप से जितना ही हो सके, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जितना हो सकता है आप आर्थिक सहयोग कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग पिटिशनर बनिए
और हमें बताइए कि जो लोग भी पिटिशनर बनना चाहते हैं, आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड का फोटो भेजिए अच्छा से व्हाट्सएप पे। उसके बाद जिनके पास भी मोबाइल में आया हुआ है आंसर एग्जाम से शुरू होने से पहले, वो प्लीज़ हमें फ़ोन करके बताइए। और डरिए नहीं, आपके साथ हम भी खड़े हैं, पूरा बिहार का युवा खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पे कोई क्लेम ही नहीं आएगा, आपसे कोई पूछताछ भी नहीं होगी, आपको कहीं बुलाया भी नहीं जाएगा। बस आप मोबाइल हमें दे दीजिएगा, आपको मोबाइल का पैसा दे दिया जाएगा और हम लोग बहुत जल्द पटना हाईकोर्ट में केस कर देंगे। चूंकि अभी पटना में भी लॉकडाउन लागू है तो कुछ हो सकता है अभी, लेकिन ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग वकील से भी बात कर रहे हैं और अभी सबसे जरूरी है कि कम से कम 100, 150, 200 पिटिशनर बन जाए। अभी तक 43-42 लोग ही पिटिशनर बने हैं, तो कम से कम 100 लोग भी पिटिशनर बन जाइए। जैसे ही 100 लोग पिटिशनर हो जाएंगे हम लोग केस फाइल करवा देंगे। और हम अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम मोबाइल भी दीजिए और पिटिशनर भी बनिए। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी गलत कमेंट करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने वाला कमेंट करते हैं, उनको आप लोग करारा जवाब दीजिए और डरिए नहीं। और हम लोग कोर्ट चले भी जाएंगे तो भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, सोशल साइट के जरिए और बैनर पोस्टर के जरिए। और आप लोग से फिर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, मोबाइल दीजिए जिनके मोबाइल में आया हुआ है और हमें कॉल करके बताइए, हम आपके पास जाके खुद मोबाइल ले लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।